तो लास्ट क्लास में हमने ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। ब्लैक बॉडी क्या कहती थी? एक ऐसी आइडियल बॉडी होती थी जो कि हीट इमिट भी करती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इमिट भी करती है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब भी करती है। दोनों एक साथ नहीं कर सकती। एक ब्लैक बॉडी कोई डिफरेंट कलर में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है ब्लैक बॉडी हमेशा ब्लैक इन कलर हो। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? यहीं तक की कहानी हमने समझ भी ली थी। अच्छा, अब और क्या बच रहा है, मैं एक सेकेंड पता करूं। चलो, अब कुछ जनरल डेफिनेशंस हैं जो कि हमारे काम की है ना? तो वो पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें स्टीफन्स लॉ पढ़ा देता हूं। स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ फॉर रेडिएशन हीट ट्रांसफर, फॉर रेडिएशन हीट ट्रांसफर। देखो, स्टीफन्स का क्या कहना था? हाँ, मैंने अल्फा प्लस गामा प्लस रो इक्वल टू 1 पढ़ा दिया ना, याद है मुझे, वो मेरे को ध्यान है। वो सब डेफिनेशन थे, नामकरण थे। अभी और बातें पढ़नी है अपने को आगे। चलो इधर आओ जरा सभी लोग। तो स्टीफन्स का क्या कहना था? एवरी सरफेस एट अ टेम्परेचर इमिट्स थर्मल रेडिएशन। हर बॉडी क्या करती है? किसी भी टेम्परेचर पे थर्मल रेडिएशन टेम्परेचर के कारण अपने अंदर इमिट करती है। देखो ये कैसे इमिट होते हैं मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लो जैसे कि ये सरफेस है, थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। मान लो इस सरफेस में 8-10 मॉलिक्यूल्स हैं, अभी अपन फिलहाल में 8-10 ही मान लेते हैं ऐसे। ये मॉलिक्यूल्स हैं। हमने पढ़ा है ना कि जब कभी भी टेम्परेचर होता है तो वाइब्रेशन करते हैं मॉलिक्यूल, या वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज टेम्परेचर। ऐसा पढ़ा है ना बच्चों अपन ने? वाइब्रेशन करते हैं, है ना? टेम्परेचर की प्रेजेंस वाइब्रेशन कराती है। अब मान लो ये 25 250 डिग्री सेल्सियस पे है। ये वाइब्रेट करेगा, टुकुर टुकुर टुकुर, ये भी ऐसे ऐसे करेगा, ये भी ऐसे ऐसे करेगा, ये भी ऐसे ऐसे करेगा। ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो मोशन, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन है जो वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर नीचे। तुमने पढ़ा है जब भी इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। इसी डायरेक्शन में जो वेव या एनर्जी जनरेट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। क्या कहते हैं बेटा? रेडिएशन। लास्ट क्लास में बताया था, आज फिर एक्सप्लेन करा। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, अगर हर टेम्परेचर से निकलता है तो मतलब सर 1 डिग्री सेल्सियस पे भी निकलेगा, 2 डिग्री सेल्सियस पे भी निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल कम वाइब्रेट कर रहा है पर कर तो रहा है ना। ठीक है। एक ऐसी स्टेट आती है जो कि तुम अभी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ोगे, केमिकल काइनेटिक्स और ये सब, केमिकल काइनेटिक्स हो गया होगा शायद। केमिकल काइनेटिक्स हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। अभी तुम आगे जाकर पढ़ोगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि कहता है, सुनो मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। थर्ड लॉ ऑफ, चैट मत करो अभी, 2 मिनट सुनो। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब कभी भी हीट, सॉरी, जब कभी भी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होते हैं तो वो टेम्परेचर के कारण होते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जिस पर के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन सीज हो जाता है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन स्टॉप या सीज at a particular temperature, and that particular temperature is known as absolute temperature. उका का कहत है, उस टेम्परेचर को कहत है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये कहाँ मिलता है? ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन ने पता किया था 0 केल्विन पे। कहाँ मिलता है? 0 केल्विन पे। हालांकि आज तक प्रैक्टिकली ये अचीव नहीं हुआ है, लेकिन ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि एट 0 केल्विन मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाता है और वहां पर आकर के क्या होता है? सब कुछ रुक जाता है। उस अवस्था में टेम्परेचर को बोलते हैं हम 0 केल्विन। और यहीं से वो डेफिनेशन बनती है कि जब तक मॉलिक्यूल नाच रहा था, जब तक उसमें टेम्परेचर था, जैसे ही उसका टेम्परेचर आपने 0 केल्विन करा, उसका मोशन रुक गया, या मोशन रुक गया तो टेम्परेचर 0 हो गया। क्या बात कनेक्ट हो पाई सबसे? बोलो यार। अगर कनेक्ट हो पाई तो थर्मल रेडिएशन जो होते हैं ये
हर टेम्परेचर पे अपने अंदर से एनर्जी इमिट करते हैं, लेकिन एट 0 केल्विन ये इमिट नहीं करते हैं। तो स्टीफन्स का क्या कहना था? स्टीफन्स का कहना था रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर per unit area from a body is directly proportional to from a black body लिख लीजिएगा, black, from a black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature, रिदम क्लास में हो क्या? तो टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर हुई बात? इसका मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। A इंटू टी की पावर 4, क्यू डॉट, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? सिग्मा A टी की पावर 4। ये सिग्मा को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है क्या मेरे को? बोलो यार, ये सिग्मा क्या होता है? एनीवन इन द क्लास? स्टीफन्स कांस्टेंट क्या होता है? ये स्टीफन्स कांस्टेंट 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन टू द पावर 4। मैं यहां लिख देता हूं, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ये इसकी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल। स्टीफन्स कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्लियर है सभी को? इतना लिखो पहले इतना। ये लिखो, द रेडिएशन हीट एक्सचेंज, नोट लिख लेना, रेडिएशन heat exchange between a black body and surrounding is, ठीक है, इतना रेडिएशन हीट एक्सचेंज होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फ्राइडे सैटरडे संडे अगर हम एक्स्ट्रा क्लासेस प्लान कर ले तो, बाकी पूरा वीक ना करें तो, कंफर्टेबल हो क्या आप लोग? ठीक है, संडे को क्या दिक्कत है तुम्हें? है घूमने के बहाने चाहिए, 2-3 घंटे पढ़ लेना। सुबह ही रखूंगा, मैं 8 बजे रख लूंगा संडे को, बाकी दिन अपना जो फ्राइडे सैटरडे है वो 7 से 8:20। और देखो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं सिर्फ जनवरी मैक्सिमम लूंगा, इसके बाद तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा मैं। ऐसा इसको परमानेंट शेड्यूल मत समझो। और अगर अच्छा सब कुछ स्मूथली समझ में आ रहा है ना, उधर सेंटर ऑफ मास भी और इधर ये भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, प्लीज क्वेश्चन करना है तुम्हें। मैं जो बीच में ब्रेक दे रहा हूँ, मैं बीच में जो बेटा वर्षा ब्रेक दे रहा हूँ ना, वो वंशिका वो इसीलिए दे रहा हूँ। थर्सडे तक का 4-5 दिन का ब्रेक मिल जाएगा तुमको, तो तुम कुछ रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लगे कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है किसी भी पॉइंट पे तो मैसेज कर दो। हालांकि मैं भी मैसेज के रिप्लाई इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन बैंक और टेस्ट पेपर के काम आ गए मेरे पास, तो मैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी मेरे लिए करना। बाकी मैं रिप्लाई सबके कर दूंगा।
रिवीजन क्लास तो बेटा मैं अभी भी चालू करवा दूं, रिवीजन क्लास का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो पहले एक्स्ट्रा क्लास खत्म हो दो, फिर हम 10-15 फरवरी के बाद रिवीजन क्लास स्टार्ट कर देंगे। जब तक तुम्हारा थोड़ा थोड़ा रिवीजन में मैं टेस्ट ले ही रहा हूँ, जैसे बेसिक मैथ्स, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, यहाँ तक अपन रिवीजन में आ जाएंगे 15 फरवरी तक। फिर उसके बाद रिवीजन क्लासेस चालू हो जाएंगी एनएलएम फ्रिक्शन से। यार सबकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ मैं उसकी गारंटी ले रहा हूँ, है ना, कि वो हफ्ते में 2-3 दिन लगेगी तो फटाफट उसमें डिस्कशन हो जाएगा। तन्मय भेज दो, कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल भेज दो फोटो खींच के। चलिए यहां तक हो गया। अब सर ऐसा जरूरी तो नहीं रहता कि हर बार कोई बॉडी ब्लैक बॉडी ही मिले, है ना। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, इमिसिविटी। क्या पढ़ते हैं हम? इमिसिविटी। अब देखो, कभी कभी अंग्रेजों इसे इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी भी कहते हैं। तो हेडिंग यहाँ पे ऐसी डालना, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर या इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ बीबी। ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी को दिखाया जाता है इससे, एप्सिलॉन। किससे दिखाया जाता है? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, चलो अब इसमें मैं आगे देखता हूं। देखो, एमिसिविटी इज द रेशो, अभी लिखना मत, समझना, इज द रेशो ऑफ हीट ट्रांसफर बाय अ बॉडी, हीट ट्रांसफर, मैं हीट ट्रांसफर बोल रहा हूं मतलब हीट ट्रांसफर रेट ही बोल रहा हूं ना, हीट ट्रांसफर बाय अ एक्चुअल बॉडी to that of heat transfer by black body। एक्चुअल बॉडी जो दुनिया में प्रेजेंट है अपॉन में ब्लैक बॉडी। तो क्यू एक्चुअल कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन क्यू ब्लैक। तो यहां से हमें समझ में आता है कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी ये 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी, क्योंकि कोई भी चीज ब्लैक बॉडी से ज्यादा इमिट नहीं कर सकती। तो एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 एट सेम टेम्परेचर। मैं समझाता हूं, देखो, एक ये नॉर्मल सरफेस रखा हुआ है एक्चुअल बॉडी, और ये ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी कुछ रेडिएशन इमिट कर रही है, ये कुछ रेडिएशन इमिट कर रही है, दोनों टेम्परेचर टी पे रखे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक बॉडी विल इमिट मोर, ये ज्यादा ही इमिट करेगी। तो एट अ गिवन टेम्परेचर टी, रेडिएशन इमिटेड बाय, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, रेशियो ऑफ radiation heat, radiation heat emitted by actual body to that of radiation heat given by black body, radiation heat emitted by black body। इसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। क्लियर हुई बात? चलो इतना लिखो पहले, यहां तक हो गया। a body at a temperature of 400। अच्छा, एक 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 बात यहाँ पे नोट करके लिखना, इस इधर
बल्कि यहां लिखो। तुमने टेम्परेचर कौन सा रखा है? टेम्परेचर कौन सा लिया है? अंडरलाइन करो इसको। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसने डिफाइन करा था? केल्विन भैया ने। तो हमेशा तुम्हारे जीवन में यहाँ टेम्परेचर कौन सा डालोगे? टेम्परेचर इन केल्विन ऑलवेज। ठीक है। A body at a temperature of 400 degrees Celsius can exchange heat with the surrounding of 20 degrees Celsius। कितनी हीट एक्सचेंज करेगा? अब ब्लैक बॉडी ले लो अभी तो फिलहाल। चलो जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग। 1 मिनट का टाइम है। टेक एरिया टू बी 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी। हाँ, केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, बिल्कुल। ये नोट लिखिएगा सभी लोग। एमिसिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये जरा सा पीछे आप पेज पे एक नोट लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एमिसिविटी ऑफ द मटेरियल की आपको वैल्यू हमेशा दी रहेगी। अब करना तो पड़ेगी बेटा। चलिए और आगे चलते हैं। नोट देखिए, कहीं कहीं पर आप ऐसे शब्द सुनेंगे जैसे कि हमने बहुत कुछ तो, चलो एक और लॉ पढ़ते हैं, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, कॉपी में हेडिंग डालो किरचॉफ्स लॉ। हाँ, नोट लिख लो पहले, जल्दी से, जल्दी लिखो। लिख लिया? चलिए आगे चलते हैं। किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं। देखो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता था? इफ अ थर्मल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, इफ अ थर्मल इक्विलिब्रियम is established between the bodies and the surrounding, if a thermal equilibrium is established, जैसे कि मान लो ये हमारी एक ब्लैक बॉडी है, ये सूर्य भगवान, ये एक पेड़ लगा हुआ है बढ़िया सा, ठीक है, ये सराउंडिंग है एकदम बढ़िया। ये ब्लैक बॉडी का कुछ टेम्परेचर है T1 और ये पूरे सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0। ये दोनों रेडिएशन हीट एक्सचेंज कर रहे होंगे। जब तक इनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब तुम लोग जानते हो। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो जब तक दोनों के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता, मतलब कि ब्लैक बॉडी अपने अंदर से हीट लूज करती जाए और किस टेम्परेचर पे आ जाए? T0 टेम्परेचर पे। किस पे आ जाए बच्चों? T0 टेम्परेचर पे। तेरी तो किस पे आ जाए? T0 पे, ब्लैक बॉडी। तो क्या थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया? बोलो।
अगर थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो ब्लैक बॉडी से कुछ ना कुछ हीट तो निकल ही रही है, क्योंकि मान लो थर्मल इक्विलिब्रियम था, आज गर्मी का दिन था 30 डिग्री, तो ब्लैक बॉडी कितने पर हो गई, 30 डिग्री पर, तो ब्लैक बॉडी से कुछ ना कुछ इमिट तो हो ही रहा है। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारे अंदर से कुछ एनर्जी निकल रही है, तो तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रह सकता है? तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, if thermal equilibrium is established, heat absorbed by a body equals to heat emitted by a body. आई बात समझ में? जितनी एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही एमिट करेगी, तो इस कारण टेम्परेचर क्या रहेगा इसका, कांस्टेंट। इसका मतलब एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल्स टू एमिसिविटी फॉर अ ब्लैक बॉडी एट थर्मल इक्विलिब्रियम। बोलो। अच्छा, ब्लैक बॉडीज जो होती हैं उसके लिए अल्फा प्लस टाउ प्लस रिफ्लेक्टिविटी इक्वल्स टू 1 होता है। आर लिया था हमने, सॉरी, अल्फा प्लस गामा प्लस आर ऐसा लिया था। कर नहीं रहा है, ये स्टैब्लिश हो गया ना फिनोमेना कि जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही इमिट कर दिया, ऐसा कह रहा हूं मैं। अच्छा, अब ब्लैक बॉडी के अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, ब्लैक बॉडी इज पुअर रिफ्लेक्टर। आइडियली ब्लैक बॉडी का रिफ्लेक्शन क्या होता है, 0। तो यहां से क्या आ गया, अल्फा बराबर, सॉरी, एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, 1-2 मिनट, और रिफ्लेक्टिविटी। ब्लैक बॉडी के अंदर जो भी रेडिएशन आते हैं वो ट्रांसमिट नहीं होते, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ब्लैक बॉडी के अंदर जो भी रेडिएशन आते हैं वो ट्रांसमिट नहीं होते, इट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन। ठीक है, जो भी रेडिएशन आते हैं वो या तो एब्जॉर्ब करती है या इमिट करती है, अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं करती। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एब्जॉर्प्टिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी बराबर 1। तो एब्जॉर्प्टिविटी बराबर 1 माइनस रिफ्लेक्टिविटी। बोलो सभी लोग। अच्छा, अगर ऐसे लिख सकते हैं सर, तो अल्फा की जगह पे आप इमिसिविटी लिख दीजिए 1 माइनस आर। एमिसिविटी 1 माइनस रिफ्लेक्टिविटी। बोलो, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं एमिसिविटी इज इनवर्स ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, क्योंकि अगर रिफ्लेक्टिविटी बढ़ेगी तो एमिसिविटी घटेगी। अ गुड emitter is a bad reflector. A good emitter is a bad reflector. क्लियर है ये बात? ये नोट आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में पढ़ा होगा, आज उसका प्रूफ देख रहे हो। और यहाँ पे सीखा होगा अ गुड एमिटर इज गुड एब्जॉर्बर, तो वो यहां से आता है, अ गुड एमिटर इज गुड एब्जॉर्बर। जो अच्छा एमिट कर सकता है वो अच्छा एब्जॉर्ब भी कर सकता है, वो यहां से आता है। ठीक है, ये हमने सीखा रिजल्ट। तो एक और रिजल्ट क्या सीखा हमने, कि जो बहुत अच्छा एमिट करता है वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। अ गुड एमिटर इज अ पुअर रिफ्लेक्टर। समझे इतनी कहानी पूरी?
लिखो। इसे ब्लैक बॉडी, एक सेकंड में थोड़ा सा यहाँ पे एक बात थोड़ी सी कंसेप्चुअली गलत बोल गया जल्दी जल्दी में। इसे ब्लैक बॉडी ना बोलते हुए नॉर्मल बॉडी बोलो। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? ये फिर आपने गलत बात कह दी, क्योंकि एमिसिविटी इज डिफाइंड फॉर नॉर्मल बॉडीज। ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी डिफाइन कहाँ होती है? ठीक है, 2 मिनट थोड़ी सी मेरी बात सुन लो, मेरे को खत्म करने दो, फिर तुम पूछना चालू करना। एक एक बात समझ में आई? दिस इज फॉर नॉर्मल बॉडी। यहां पर हम सिर्फ एक स्टडी कर रहे हैं किरचॉफ्स लॉ की। यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं किरचॉफ्स लॉ की ऑन ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको 0 किया है। और ये जो रिजल्ट आए हैं ये आइडियल रिजल्ट है। अगर कोई 90% गुड एमिटर है तो वो 90% गुड एब्जॉर्बर है। ठीक है, हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। चलो, बस इतनी बात थी जो आप लोगों को कहना थी, बाकी आप लोगों को पता है। पहले इतना लिखो, एंड अ गुड रिफ्लेक्टर इज अ पुअर एमिटर। बेटा उल्टा हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो। अच्छा, एक एक और बात है जो कि कुछ किताबों में दी रहती है। 2 मिनट मेरी बात सुन लो। कुछ किताबें ऐसा बोलती हैं, 2 मिनट मेरी बात सुन लो। इमिसिविटी एक्चुअली जैसे कि किरचॉफ्स ने कहा ना, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो कुछ किताबें कहती हैं कि अल्फा बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, अल्फा अपॉन में एप्सिलॉन की जो वैल्यू आती है ये ब्लैक बॉडी के रेडिएशन इमिट करने के बराबर आती है। इसीलिए हम कहीं कहीं जगह पर इसे ब्लैक बॉडी भी ट्रीट करके पढ़ लेते हैं। तो जो मैंने पहले ब्लैक बॉडी लिखा था वो गलत नहीं है यहाँ पे, वो गलत नहीं है, लेकिन आपके समझाने के लिए आप नॉर्मल बॉडी लेकर के बाद में उसे ब्लैक बॉडी भी मान सकते हो। कुछ कुछ किताबें ऐसा भी कहती हैं कि अल्फा अपॉन में एप्सिलॉन का जो रेशो है, या वो किसके भी है, वो किसके, वो जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आता है? एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। क्लियर है ये बात? चलिए लिखिए इतना फटाफट। है ना आदित्य, सबके लिए एप्लीकेबल है। हमने उसको डिराइव किया है ब्लैक बॉडी मान के कि हम ट्रांसमिसिबिलिटी को पूर्ण रूप से 0 कर दें। हाँ बिल्कुल वंशिका, एमिसिविटी इज द रेशो। ये कोई सिंगल बॉडी की बात नहीं हो रही, ये कंपैरिजन है एक क्लास में पढ़ने वाले बहुत अच्छे बच्चे से और एक नॉर्मल बच्चे से। आइडियली एक बच्चा अगर 90% ला रहा है और एक बच्चा 60% ला रहा है, तो एमिसिविटी क्या होगी? 60/90। 60/90, क्लियर है वंशिका? सो एमिसिविटी इज द कंपैरिजन।
ये लिखो, यार एज सच तो मुझे कोई मिला नहीं अभी तक। देख और आगे चलते हैं। अब काम की बात सीखेंगे। सपोज दिस इज अ ब्लैक बॉडी, ये अभी टेम्परेचर है T1, सराउंडिंग एट अ टेम्परेचर T0। अब ब्लैक बॉडी ने सच दैट T1 बहुत बड़ा है T0 से। ब्लैक बॉडी ठंडी होती गई और कितनी हो गई T2। मैं इसको T1 T2 की जगह T इनिशियल और T फाइनल ले लेता हूँ। T इनिशियल बहुत बड़ा है T0 से, मतलब एकदम हम गरम गरम कोई बॉडी थी, उसको लेकर के आए, हाई टेम्परेचर पे थी और उसको हमने बाहर सराउंडिंग में रख दिया। अब वो ठंडी हो रही है धीरे धीरे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है अभी देखते जाना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। अगर हम ध्यान से देखें तो रेडिएशन हीट एक्सचेंज between black body and surrounding। ब्लैक बॉडी और सराउंडिंग के बीच में रेडिएशन हीट एक्सचेंज कितना हो रहा है। तो तुम सब कहोगे सर वो तो बड़ा आसान है, आप सीधे सीधे लिख दो सिग्मा ए टी इनिशियल की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, सराउंडिंग इतने पे। बोलो यार। और ये बेसिकली dq बाई dt है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ये, है ना। ये किसकी बात करी तुमने, इसकी और इसकी। अगर तुम यहां थर्मामीटर लेकर खड़े होते, अगर तुम यहाँ पे थर्मामीटर लेकर खड़े होते तो तुम क्या कहते कि सर बताए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एम एस डेल्टा टी के नाम पे भी गया है। और अगर आप dt कर दो तो वो यही हो जाएगा एम एस। इसको मैं ना डेल्टा थीटा ले लेता हूं, मैं सब समझा रहा हूं है ना। चलो डेल्टा टी रहने दो, तुम बोलोगे आप अपनी चलाते हो। एम एस डेल्टा टी बाय डी टी। टी बता रहा है टाइम, मैं यहां लिख देता हूं, और कैपिटल टी बता रहा है टेम्परेचर। समझे बेटा इतनी बात। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, है ना। सभी लोग ध्यान से सुनना प्लीज। तुम अपने आप को मान लो कि तुम एक ब्लैक बॉडी थे, एकदम गर्म थे, तुम्हारा 100-200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था और तुम सराउंडिंग में चले गए। जितनी तुम्हारे अंदर से एम एस डेल्टा टी के नाम पे हीट कम होगी, उतनी ही तुम सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर पाओगे। 100 जूल पर सेकेंड से अगर तुम्हारी बॉडी की हीट कम होने लगी तो उतनी ही तुमने सराउंडिंग में दी ना, हाँ या ना। इसका मतलब सर सिग्मा ए
इसका मतलब ये हुआ सिग्मा ए टी इनिशियल की पावर 4 टी नॉट की पावर 4 इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी बाई डी टी। हाँ या ना बोलो। तो डेल्टा टी बाई डी टी, इसको अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम। चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो। या इसको अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। कितना होगा? सिग्मा ए अपॉन में एम एस टी इनिशियल की पावर 4 टी नॉट की पावर 4 डी टी। क्लियर है क्या है बात? हर किसी को क्लास में जो बैठा है हाँ या ना बोलो। बोलो क्लियर हुआ इतना? अच्छा ठीक है सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई। अच्छा मैं एक अजम्पशन मान रहा हूं, नोट। ये है मास और ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। शर्म करो, सब पढ़ा रखा है ये। m is the mass of the body, s specific heat of the body, और क्या आ रहा है? a area of the body। ठीक है, बिल्कुल अथर्व गुप्ता, वेरी गुड, यही है। अच्छा अब थोड़ी और मेरी बात सुनो, मेरी और बात सुनो। टी आई माइनस टी नॉट, ये मैं मान लू क्या डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। आखिरी में मेरी बॉडी क्या होगी? मेरी बॉडी आखिरी में ठंडी होकर टी नॉट ही बनने वाली है और इनिशियली टी आई पर है। तो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ डेल्टा टी। हाँ या ना बोलो। तुम लोगों को ही जवाब देना है बेटा, डेरिवेशन बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यहां से। अच्छा ये अच्छा है सर, हमें फंसा दो बाद में। तो क्या मैं टी आई की जगह पे लिख सकता हूँ? टी नॉट की जगह पे लिखेंगे अपन। टी नॉट तो हमें पता होता है सराउंडिंग का, चलो ठीक है। तो अपन लिखते हैं प्लस में टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 बराबर टी नॉट की पावर 4, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। बोलो बे सभी लोग। तो यहां से मैंने टी नॉट की पावर 4 कॉमन निकाला, तो 1 बाय डेल्टा टी बाय टी नॉट की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 सिग्मा ए अपॉन में एम एस हो जाएगा। यहां से नेक्स्ट स्टेप सिग्मा ए अपॉन में एम एस इंटू टी नॉट की पावर 4 भी कॉमन निकाल दिया, तो 1 माइनस 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट होल टू द पावर 4 माइनस 1, ऐसा आ रहा है क्या? डेल्टा टी बाई डी टी, डेल्टा डी टी बाई डी टी ऐसा आ रहा है क्या? इतना समझे क्या सभी लोग? तो मैं और आगे चलूं। अरे सर, अरे मैडम, हाँ है ना बोलो। वन प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट। देखो अब है ना, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो बुद्धि लगाओ। डेल्टा टी क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस, उसको टी नॉट से डिवाइड कर रहे हैं।
तो ये वैल्यू छोटी आएगी ना, तो इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दें क्या, 1+4 डेल्टा टी बाई टी नॉट लिख दें क्या इसको, -1। यही तो था यार बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब तुम भूल गए तो मैं क्या करूं, 1+x⁴n equals to 1+nx where x is less than 1। इंटू सिग्मा ए अपॉन में ms टी नॉट की पावर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, टी नॉट से ये कैंसिल होके 3 बन गया, तो आंसर क्या आया, सिग्मा ए अपॉन में ms टी नॉट का क्यूब इंटू 4 इंटू डेल्टा टी। बोलो, अब ध्यान से देखो, सिग्मा ए एम एस और टी नॉट और 4 ये सब कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट है, एक बार तुमने बॉडी डिसाइड कर ली तो ए की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी कांस्टेंट हो गई, सराउंडिंग का टेम्परेचर तुम और मैं दोनों अगर रात भर भी लग जाए तो भी नहीं बदल सकते, वो प्रभु के ही हाथ में है, मतलब इट डिपेंड्स प्योरली ऑन नेचर। सराउंडिंग का टेम्परेचर भी एक बार जो फिक्स हो गया एक्सपेरिमेंट करते टाइम, तो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे 1-2 डिग्री का ही चेंज आएगा, या 1-2 घंटे 1-2 डिग्री का ही चेंज आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने गरम गरम कप रख दिया चाय का बाहर, या हमने एक भट्टी या कुछ ऐसा फर्नेस आग लगा कर रख दिया तो रात भर में पूरी कॉलोनी गर्म हो गई, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो टी नॉट भी कांस्टेंट और 4 एक नंबर है ही जो कांस्टेंट है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप इज कांस्टेंट इनटू डेल्टा टी। बोलो, इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और इसमें फेनोमेना कौन सा यूज हुआ है, ओनली बाय रेडिएशन। हमने सिर्फ ये माना है कि जो भी सराउंडिंग में हीट का लॉस हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, रेडिएशन। क्लियर हुई क्या बात हर किसी को अच्छे से। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है रेट ऑफ कूलिंग is directly proportional to temperature difference of surrounding, temperature difference of body and surrounding। क्या हम बहुत देर से यही बात पढ़ रहे हैं कि जितनी ज्यादा गर्म बॉडी होगी उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर रेट होगा, जितनी ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना जल्दी टेम्परेचर में ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि उतना जल्दी हीट ट्रांसफर होता है, यही न्यूटन्स ने भी कहा। बोलो, अब एक नोट जो कि न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें अपने जीवन भर याद रखना है, बहुत बच्चे पूछते हैं। देखो हुआ क्या है, ये अपनी बॉडी थी, ये कुछ dt समय में T2 टेम्परेचर पे चली गई और सराउंडिंग T0 पे थी। ठीक है, यही हुआ है तुम्हारे घर में। मेरी बात सुनना प्लीज, मेरी बात सुनना। तुम्हारे घर में एक चाय का कप 100 डिग्री पे था, सराउंडिंग 25 पे थी, 10 मिनट के अंदर ये कप 35 डिग्री पे आ गया। तो देर आर 3 टेम्परेचर्स, T1 T2 एंड T0। हाँ या ना बोलो, 100 35 25। 100 से 35 आने में कितना समय लगा है, dt समय लगा है। यही लिखा है क्या इस लाल वाले डायग्राम में, ये ना न्यूमेरिकल है, बाद में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, वहां पे तोते नहीं उड़ना चाहिए बेटा। अच्छा,
तो dt को क्या लिखोगे तुम यहाँ पे, मैं लिखना सिखा रहा हूँ इसका न्यूमेरिकल यूज। ये तो फॉर्मूला है हमारे पास में, इसमें वैल्यू क्या क्या पुट करनी है, k डेल्टा टी। dt मतलब टेम्परेचर चेंज, किसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, T1 से T2 तक का। तो यहाँ पे आएगा बॉडी के अंदर जो T1 से T2 तक टेम्परेचर चेंज हुआ वो, और कितने समय में हुआ, t समय में हुआ। ठीक है, 10 मिनट में होगा, 4 मिनट में होगा, 5 मिनट में होगा, वो बराबर k। अब डेल्टा टी कौन है बताओ मेरे को, याद करो डेल्टा टी कौन है, सब लोग बताओ डेल्टा टी क्या था अपन ने लिया था। सर डेल्टा टी इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टी नॉट। तो हमारी बुद्धि तो कहती है कि यहां पर रख दो टी इनिशियल माइनस टी नॉट, लेकिन थोड़ा ऐसा लॉजिकली सोचो, है ना, लॉजिकली सोचना प्लीज, प्लीज प्लीज लॉजिकली सोचना सब लोग। तुमने चाय का कप 100 डिग्री सेल्सियस पे था, ला के रख दिया जमीन पे, जैसे तुमने सराउंडिंग में ला करके रखा 100 से 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 89, 88, 87, 88 ऐसे हो रहा है ना, 87, 86, 85, हर बार टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और 35 तक होने में तो बहुत बार टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो सर टीआई लिखना तो एकदम शुरुआत की बात हो जाएगी। तो न्यूटन्स ने सजेस्ट किया कि भैया तुम न्यूमेरिकल पर्पस से ऐसा मत लिखो, ये लॉ को यूज करते टाइम न्यूमेरिकल पर्पस से बॉडी का टेम्परेचर कहां से कहां तक चेंज हुआ है, T1 से T2 तक। तो यहाँ पे लिखो T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी नॉट। थोड़ा सा अपने डेल्टा टी को मॉडिफाई करना, आया थोड़ी समझ में, मतलब 100 प्लस 35/2 माइनस 25 कर दो, हाँ या ना, हर कोई बोलो। क्या इतनी कहानी क्लियर हुई? लास्ट थिंग, दिस लॉ is valid only for a temperature difference not greater than 35 डिग्री सेल्सियस। ये जो तापमान का अंतर है, ये अंतर अगर ये 35 डिग्री से ज्यादा है तो न्यूटन्स लॉ काम करने वाला नहीं है, 35 या उससे कम है तो न्यूटन्स लॉ बड़े मजे से काम करता है। क्लियर हुई क्या ये बात? हाँ निधि बिल्कुल सही कह रही है। चलिए हेडिंग डालिएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसके लिए ना देखो, एक्चुअली ना ग्रेटर देन 35 में बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कांची, जो कि हायर स्टडीज जो लोग करते हैं उनके लिए है काम का, अपने लिए काम का नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं, अरे डिफरेंस है ना बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में लिखो चाहे सेल्सियस में, बात तो एक ही है। इफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है तो पहला काम क्या करना है, एक बॉडी है जो कि 600 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस 7 मिनट्स में आ जाती है, तो नेक्स्ट 7 मिनट में कहा मिलेगी वो, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। चलो आंसर बताओ जल्दी, 1 मिनट दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, चलो इधर देखो, एक बॉडी क्या है सर, ये 600 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 600 दिया क्या मैंने, अरे यार चलो ठीक है, हो भी सकता है, देखते हैं चलो।
और 40 डिग्री सेल्सियस पे आ जाती है 7 मिनट्स में, जबकि सराउंडिंग कितने पे है 10 डिग्री सेल्सियस पे। हम फॉर्मूला लिखें dt बाई टी के डेल्टा टी, हाँ के डेल्टा टी। सर आपने लिखना सिखाया था dt का मतलब होता है 60 माइनस 40, ये बॉडी के लिए लिखते हैं और समय लगा है 7 मिनट, 600 माइनस 40 सॉरी। के की वैल्यू पता नहीं है और डेल्टा टी आपने लिखना सिखाया था कि 600 प्लस 40 बटे 2 माइनस 10। क्या ये लिखना हर बच्चे को आया? मेरे को ये लिखना सिखाना है। हाँ या ना बोलो जल्दी, इसको सॉल्व करो यार। 600 माइनस 40 ये हो गया 80 के 640 बटे 2 310 हो जाएगा ये। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है? 80 बटे 310। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि अब तुम तो 40 पे आ गए, अब 40 से कितना टेम्परेचर और ड्रॉप हो जाएगा अगर वापस से 7 मिनट के लिए तुमको हवा में रखा जाए 10 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है? तो हम लिखेंगे 40 माइनस एक्स, वापस से मैं यही इक्वेशन लगा रहा हूं, कौन सी वाली? यही वाली। 40 माइनस एक्स अपॉन में 7 बराबर 80 बाई 31 T1 प्लस T2, तो 40 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 10। इस इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा, बोलो। प्राण उड़ जाएंगे इसको सॉल्व करने में, कुछ दिमाग लगा ले। कुछ नहीं लग रहा, करना ही पड़ेगा। अरे बेटा आप बैठो, आपने तो फीस दी है, आप क्यों सॉल्व करोगे? आप तो आनंद उठाओ मैटनी शो का, है ना बेटा? 40 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 10, तो ये आ रहा है 1240 माइनस 31 एक्स बराबर 28 इंटू 40 प्लस 28 एक्स माइनस 560। तो ये आ रहा है 12400 माइनस 28 इंटू 40 कितना होगा? 1120 प्लस 560 बराबर 28x प्लस 31x। 28 और 31 कितना हो जाएगा? 59x। तो 1240 माइनस 1120 प्लस 560, 680 डिवाइडेड बाय 59 इक्वल्स टू x। और जिनको ऐसा लग रहा है कि इतना टफ नीट में नहीं आएगा, तो बेटा पेपर ना तुम बना रहे हो ना मैं, सच कैलकुलेशंस आर एक्सपेक्टेड 11.52 डिग्री सेल्सियस। तो नया टेम्परेचर क्या होगा? 11.52 डिग्री सेल्सियस। मतलब आने वाले नेक्स्ट 7 मिनट में तुम कहां पहुंच जाओगे? 11.5 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर हुई क्या ये बात सभी को? हाँ या ना बोलो जल्दी। समझ में आया क्वेश्चन? ओके चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, तो हम जो फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास लेंगे उसमें खत्म कर लेंगे। अभी मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। आप लोगों को मॉड्यूल पूरा सॉल्व करना है। आप लोगों को मॉड्यूल बिगनर बॉक्स 4 और उसके आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, बाकी सब कुछ आपसे बन जाएगा। बिगनर बॉक्स 4 सॉल्व करना है और एक्सरसाइज 1 में रेडिएशन हीट ट्रांसफर तक के सॉल्व करना है पूरा, मतलब क्वेश्चन नंबर 147 तक आपको सॉल्व करना है 4 दिनों में। कंडक्शन जिन बच्चों ने कर लिया है वो आगे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है?
कंडक्शन के आगे तुम्हें 147 नंबर क्वेश्चन तक एक्सरसाइज 1 और बिगनर बॉक्स 4 थर्सडे तक सॉल्व करना है ना। आराम आराम से करो सॉल्व, रोज 20-20 30-30 क्वेश्चन करो, सिर्फ टिक लगाने, आंसर पढ़ोगे टिक लगाओगे, ऐसे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ वाले, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, है ना। एक क्लास का टॉपिक बचा हुआ है। कांची में एक दिन डाउट क्लास लूंगा, तब बेटा बताना। अभी अपन डाउट सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे इसके देखेंगे, सेंटर ऑफ मास के और मैकेनिक्स वाले, है ना। ठीक है, ओके। गुड बाय, गुड डे टू एवरीवन।